ये बताओ। मैं बताऊं आरसी? देख रहे सब। हाँ हाँ, देखो आराम से देखो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सही बोली आरसी। बोल रहा है क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन बिक्कू पारिकर का जो कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर है। बिक्कू पारिकर का जो ह्यूमन नेचर का लेकर जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है। बोले कि ऑल रेफरेंस टू द ह्यूमन नेचर शुड बी सब्जेक्टेड टू द structures scrutiny and view with a healthy dose of skepticism। स्कैपिटिज्म का मतलब होता है शक, डॉट। मतलब जितने भी ह्यूमन नेचर के लेकर रेफरेंस होते हैं, है ना, तो उसका जो सब्जेक्ट होता है, स्क्रूटिनी मतलब होता है कोई चीज को इन्वेस्टिगेशन करना, जांच उच करना। तो बोल रहा है कि वो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्क्रूटिनी होता है, मतलब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके व्यू किया जाता है, जानना जाता है। और साथ में उसका जो हेल्दी होता है, हेल्दी को लेके इंसान जो होता है वो शक में होता है कि सच में ह्यूमन नेचर ऐसा है कि नहीं है। बोले जितनी भी ह्यूमन नेचर होता है ना, तो उसको लेके इंसान पहले उसको स्क्रूटिनी करता है, मतलब जांच पड़ताल, है ना, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन साथ में उसका जो हेल्दी होता है ना, उसको लेके इंसान स्केप्टिज्म होता है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखा हुआ। ह्यूमन बीइंग आर कल्चरली एम्बेडेड। बोले इंसान जो है ना वो कल्चरली जुड़ा हुआ है। एम्बेडेड का मतलब जुड़ना, इन द सेंस दैट दे आर बॉर्न इनटू, जब मतलब वो जब पैदा हुआ तो हर चीज से वो एक अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, बोले जैसे पैदा होते ही सेंस से जुड़ा हुआ आता है, उसी तरह जब वो पैदा होता है तो राइज इन द डीपली से बाय देयर कल्चर कम्युनिटीज। यहाँ पे एकदम बहुत इजी लैंग्वेज लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग जो है अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इंसान जो है अपने कल्चर से, ह्यूमन बीइंग अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। अपने कम्युनिटीज, अपने कल्चर, अपने कम्युनिटीज को डीपली खुद से सेव करता है इंसान। यहाँ पे ये बात बोल बिक्कू पारिकर कि इंसान अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, एम्बेडेड है, और अपने कम्युनिटीज की जो कल्चर है ना वो खुद से वो क्या करता है, सेव करता है। सेव मतलब शक्ल देता है। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन बीइंग बिहेव मोर। बोला है कि डिफरेंट कल्चर के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेव है वो ज़्यादा या कम यूनिफॉर्म मैनर है, यूनिफॉर्म मैनर। जबकि ये क्रिटिकल मैटर से आते हैं, और इसको ये गलत बोले, सी को हटाया गया है। देखते हैं क्या ये बोलते हैं। जितने भी स्किन कलर, बोले स्किन कलर, जेंडर, हाइट या दूसरे भी जितने भी फिजिकल फीचर्स है ना यूनिवर्सली शेयर होता है। बोल मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला, डिफरेंट है। ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन का सब चीज डिफरेंट है बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला डी में कि नहीं, इंसान स्किन कलर ले लो, जेंडर ले लो, कलर ले लो, हाइट ले लो, ये सब तो सेम है। ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंस हो सकता है, उसका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे कि भले हम लोग, जैसे तुम देखी होगी, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और दिल्ली के लोग, उन लोगों का लैंग्वेज अलग है, हम लोग का लैंग्वेज है, दिल्ली का लैंग्वेज अलग मिलेगा तुमको, ठीक है, लेकिन इंसान तो सेम ही है ना, सेम है। हम लोग स्किन कलर शेयर कर सेम करते हैं, शेयर है ना, सेम स्किन कलर, जेंडर सेम, हाइट सेम, है ना, जितने भी फिजिकल फीचर्स है वो सब शेयर होता है, कॉमन शेयर होता है। लेकिन डिफरेंट हो जाता है कि हाँ भाई आपका जो कॉन्सेप्ट अलग होगा, हो सके आप अलग चीज सोच रहे हैं, हम लोग अलग सोच रहे हैं। आप जो चीज को ले रहे हो वो डिफरेंट तरीके से उसको एक्वायर कर रहे हैं, है ना। और सोसाइटी का फीचर भी डिफरेंट होगा, मतलब दिल्ली का जो सोसाइटी होगा डिफरेंट है, हम लोगों की सोसाइटी डिफरेंट है। तो ये बात सही है इन्होंने बोला।
स्किन कलर इज गिवन डीप मेटाफिजिकल मीनिंग, मतलब स्किन कलर एक डीप मेटाफिजिक्स मीनिंग देता है। और ये क्या करता है, यही तो स्किन कलर तो इंसान को डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और पूरी सोसाइटी में, मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से बोला कि पूरी सोसाइटी में स्किन कलर की वजह का डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, मतलब फर्क कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, स्किन कलर को लेकर अगर जो डिस्क्रिमिनेशन करता है वो तो रासिज्म हो गया ना, वो तो हाँ। रासिज्म हो गया। और ये बोल रहा तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ए बी डी, तुम सही बोलिए, बी डी आंसर होगा। ये पढ़ो आरसी, एक बार मैं उसका ये भी पढ़ा दूंगी, एक्सप्लेनेशन भी। हाँ देख। आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, अच्छा। हाँ सही बोली, बहुत अच्छा। देखो मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे एक बार आ जाओ ऊपर। बोला कि एक 108 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है ना, कब हुआ भाई, 2008 में 108 अमेंडमेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं विमेन का रिजर्वेशन बिल, सीट टू 33% सीट इन द लोकसभा। जब 108 अमेंडमेंट हुआ ना, तो क्या हुआ कि विमेन को रिजर्वेशन दिया गया कि आपको 33% सीट लोकसभा में दिया जाएगा। ठीक है ना, लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और जितने भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे वो भी विमेन के लिए करेंगे। ये प्रपोजल अमेंडमेंट का एम था कि विमेन के पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना। अगर कोई जैसे सुषमा भी मैं पूछ है नहीं तो पूछते हैं, नहीं विमेन के एम्पावरमेंट भी नहीं है, अगर तुम लोग कभी भी आर्टिकल लिखो विमेन के एम्पावरमेंट पे, इसको ऐड कर देना, बहुत अच्छा वर्ड है कि विमेन का रिजर्वेशन। 108 अमेंडमेंट बिल जो 2008 में आया है, उसमें विमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए 33% लोकसभा में सीट दिया गया। और ये एक तरीके से विमेन को एम्पावरमेंट करने का तरीका है। ठीक है, और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली उनको भी बोला गया था। ये प्रपोजल क्या है, हाँ, इसका प्रपोजल का एम क्या था, एक तो एम्पावरमेंट करना और विमेन का पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस लेजिस्लेटिव बॉडीज, ताकि जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज में इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस है पॉलिटिकल डिसीजन लेने में, उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो बोला पहले बोला गया कि भाई रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा सीट में, कितना सीट देख लो, ये वाला फ्यूचर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 108 अमेंडमेंट जो कि 2008 में हुआ था, यहाँ पे बोला गया कि 33% रिजर्वेशन सीट विमेन को दिया जाएगा, लेकिन कहाँ कहाँ दिया जाएगा, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दिया जाएगा। ठीक है, रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट, सीट जो होगा वो रोटेशन के बेस पे होगा। ठीक है ना, द सीट द रिजर्व सीट वुड बी रोटेट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, हर जनरल इलेक्शन के साथ रोटेट होगा। इसका मतलब ये कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन सक्सेसिव इलेक्शन टू द इंस्वायर बॉर्डर रिप्रेजेंटेशन, मतलब घुरेगा कि मान लो कि यूपी में दे दिया गया कि यहाँ से 33% वीमेन को दिया जाएगा। तुम कभी कभी देखी होगी, तुम एक बार देखी होगी कि अगर तुमको याद होगा तो मे भी, कि जब यहाँ पे एक बार ये काउंसलर का इलेक्शन हो रहा था, तो क्या बोला गया था कि ये बाबूतला से सिर्फ विमेन ही उठ सकती है। ठीक है, तो उस टाइम कुर्बान अली जिंदा थे, तो वो अपने वाइफ को उठाए थे। ठीक है, तो ये हाँ। हाँ है ना, तो ये घूरते रहता है, रोटेशन होता है कि उस एरिया में दिया जाएगा कि तब विमेन ही उठेगी 33%। तो इस तरह से रोटेशन, उसी तरह लोकसभा सीट में भी था कि मान लो कोई यूपी, तो यूपी से दे दिया गया कि आपको यूपी से 33% सीट लेना है। फिर घूर के आएगा, मतलब कुछ कुछ इलाका को दिया, फिर घूरते रहेगा, इससे सर्किल होते रहेगा, एक ही बार नहीं देंगे, कुछ कुछ इलाकों को बांट देंगे, उस इलाका में 33, उस इलाका है ना, ऐसे करके बांट दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन बोल रहा है कि ये जो रिजर्वेशन होगा ये 15 ईयर का लिए अप्लीकेशन है, मतलब 15 साल तक अभी हम लोग देंगे। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, उसके इम्प्लीमेंटेशन के डेट से, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सटेंडिंग इट इज द फ्यूचर द कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट इफ नेसेसरी। बोला अगर हम लोगों को लगा कि 15 साल से ज्यादा एक्सटेंड करे, अच्छा अभी क्या चल रहा है बताओ, 2025 चल रहा है ना, हाँ। और ये 2018 में आया है, सॉरी 2008 में आया है, तो हम लोग अगर इसमें 15 ऐड करते तो कितना हो जाएगा, हैं? खत्म हो गया ये।
8 हाँ ये तो खत्म हो गया। हाँ खत्म तो हो गया, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मतलब मेरे कुछ न्यू में इसके बारे में पढ़ी नहीं हूँ। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन बोला जो इसका ड्यूरेशन रहेगा वो 15 ईयर तक रहेगा। अच्छा क्या बोला नीचे देखो, 15 ईयर तक तो ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन अगर हम लोगों को लगा अमेंडमेंट करके फिर भी कोई चेंजिंग करना है या और भी एक्सटेंड करना है, ठीक है, कहने के मतलब कि तुम्हारा 33% से हो सके 34 करना हो, ये सब करना हो, तो हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी तो ये इतना ही दिया हुआ है। ठीक है। कोई चेंजिंग अभी आया नहीं। स्टेटिक्स क्या है भाई? और ये क्वेश्चन 2023 का ही है ना। द बिल हैज फेस सिग्निफिकेशन पॉलिटिकल एंड सोशल डिबेट। बिल ने बहुत सारा सोशल पॉलिटिकल डिबेट को तुम्हारा ये किया, क्या बोला जाता है, फेस किया अपने इंट्रोडक्शन से ही। इट पास राज्यसभा में पास हुआ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 2010 में, देखो आरसी 2010 में, बट हैज येट टू बी पास लोकसभा, सब्सिक्वेंटली रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट टू बिकम द लॉ। 2010 तक का ये आया है, समझ लो। तो अब चल तुम्हारा 15 हो रहे हैं, ज्यादा 25। तो आप 25 हुआ, तो अब में भी हो सब कुछ चेंजिंग वगैरह लगे, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? विमेन को एम्पावरमेंट करना, है ना, पॉलिटिकल में विमेन को भी एम्पावरमेंट करना, उनका लेजिस्लेटिव बॉडी में रिप्रेजेंट होना, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना, इस तरह से। और जो कि तुम क्वेश्चन भी सही सॉल्व किए कि 15 ईयर्स, बोले क्या 1/3 नहीं भाई, 33 है ना। अच्छा नहीं 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 सॉरी, ये 33 का मतलब 1/3 ओनली होता है। लोकसभा हाँ बोल हाँ, रहा है। वही ना तो मैं देख रही हूँ, नहीं 33 का मतलब और 1/3 मतलब कोई फर्क नहीं है। इट्स सिक टू रिजर्व द 1/3 फॉर द और सीट ओनली, लोकसभा नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो तब सही होता। ठीक है। तो और फिर बोल रहा है ये कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर द सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट बी रिजर्व फॉर वुमेन, दिस ग्रुप लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। फिर यहाँ पे भी वही गलत किया, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लिख दिया। हम वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, 108 अमेंडमेंट वाला बात पढ़ रहे हैं। रिजर्व सीट होगा भाई, हाँ रोटेशन के बेस पे होगा, अभी हम बताए ना अलग अलग रोटेशन होगा। कभी यूपी को दे दिया कि आप अपने जगह से 33% वीमेन को उठाइए, यूपी के बाद महाराष्ट्र आ गया, तो इस तरह से ये रोटेट के फेस पे चलेगा। ये वाला पढ़ा चुके थे, फेल स्टेट वाला। अच्छा ये भी करना है, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 बोली ना, बिल्कुल सही बोली। यूनिवर्सल सरफेस का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सरफेस का मतलब है राइट टू वोट। याद कर लो ये वाला। हाँ। राइट टू वोट मतलब, है ना, कि चाहे आप कोई भी रेस जेंडर बिलीफ जो भी सोशल स्टेट से बिलोंग करें, लेकिन आपको कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वोट देने के लिए। यूनिवर्सल सरफेस का मतलब यही होता है। बी का फोर मेजिटेरियन इलेक्शन सिस्टम में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जहाँ पे कैंडिडेट या पार्टी से रिसीव करता है बहुत ज्यादा वोट, है ना। जैसे इंडिया में भी कौन जीतता है? जो मेजोरिटी पार्टी जीतता है, मेजोरिटी वोट मिला, जीत गया। अच्छा सुषमा लोग बड़ी, सुषमा है कि लक्ष्मी? में देख लेती, लक्ष्मी। सुषमा का लग रहा नींद नहीं टूटा। ठीक है चलो, लक्ष्मी का लग रहा अभी नहीं टूटा, चलो ठीक है ना। मैजिटेरियन इलेक्ट्रोसिस, अच्छा भाई आज आरसी आ गए हैं ना, तो फिर वेट करना पड़ता। तो मैजिटेरियन सिस्टम इलेक्ट्रल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक ऐसा इलेक्शन हो जहाँ पे कैंडिडेट या पार्टीज को ज्यादा वोट मिले, उसी को मैजिटेरियन बोलते हैं। सिंगल पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्लोरिटी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा इलेक्टोरल सिस्टम जहाँ पे इंडिविजुअल कास्ट सिंगल वोट फॉर कैंडिडेट इन सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट, मतलब वही एक आदमी और एक ही को वोट मिल रहा है ना। अल्टरनेटिव वोट का मतलब क्या है? इफ ऐसा मैजिटेरियन फॉर्म ऑफ इलेक्शन सिस्टम जहाँ पे प्रेफरेंशियल वोटिंग होता हो, प्रेफरेंशियल वोटिंग इन्वॉल्व हो। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती
मतलब देखो प्रेफरेंशियल का मतलब यहाँ समझा दे रही हूँ कि ए फॉर्म ऑफ मैजिस्ट्रेट सिस्टम वो इन्वॉल्व प्रेफरेंशियल वोट। तुम ना यहाँ पे क्या करेगी, प्रेफरेंस किया जाएगा, इसको वोट दो, इसको ही देना है, ठीक है, इसको ही देना, इस तरह से अल्टरनेटिव वोट। मतलब कि तुम इसको पार्टी क्या करेगी, बार बार इसी को ही करेगी। जैसे तुम एक मूवी में दिया था, मैं बता रही हूँ, हॉलीवुड की मूवी है, तो वो डिक्टेटरशिप कंट्री था, बहुत अच्छा कॉमेडी मूवी है, ठीक है। एक कंट्री था डिक्टेटर, और वहां पे क्या था कि बोला गया कि डेमोक्रेसी लाया जाएगा, मूवी का नाम ही डिक्टेटर। तो आ गया, तो जब डेमोक्रेसी का मतलब क्या, राइट टू वोट, आपको वोट देना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रेफरेंस कर देते कि ना आप इसी पर्सन को वोट देंगे, तो काची का डेमोक्रेसी। लेकिन ना वहां पे जब पब्लिक वोट देने आ रहा था ना, तो पुलिस वो जो राजा था पहले वाला, उसका पुलिस है ना, सब आदमी पे ऐसे बंदूक रख के ऐसे गर्दन पे रखा हुआ है, मुझे ही वोट देना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता नहीं, मूवी में दिखाया, प्रेफरेंस किया जा रहा, उन्हीं को देना पड़ेगा वोट। अब वो नहीं देता, जो नहीं देगा तो मार देगा उन लोगों को, क्योंकि ये सर पे ही ऐसे बंदूक रखा हुआ है कि देना पड़ेगा वोट, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं मतलब, लेकिन ऐसे इस तरह से इलेक्शन में प्रेफरेंस किया जाता है, उसी को अल्टरनेटिव वोट किया जाता है, मतलब प्रेफरेंस किया जाता है, एक दो तीन रखा जाता है, वो अलग था, वो थोड़ा डिफरेंट था। ऐसे दो तीन वोट सिस्टम रहेगा प्रेफरेंशियल वोटिंग में, और आप इसमें प्रेफरेंस किया जाए कि इसको एक नंबर में आप इसको दो, दो में इसको, इस तरह से प्रेफरेंशियल वोट होता है, अल्टरनेटिव रहेगा बहुत सारा। वो थोड़ा डिफरेंट था जो मैं बताई। रॉबर्ट नॉजिक का बताओ, मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, तीन ही इनका प्रिंसिपल है रॉबर्ट नॉजिक का। 3 नंबर। सुषमा, ये लक्ष्मी नहीं पता ना, मैं तुमको बता रही हूँ, ठीक है। लक्ष्मी नहीं पता ना, हाँ दे। हाँ ठीक जी है, बताइए। बता रही हूँ, रुक जाओ। एक बार तीन नंबर तो आशी सही बोली, एक बार हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। तीन नंबर सही है, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तब क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, ठीक है। ये पढ़ो अच्छे से। रॉबर्ट नॉजिक जो है, ये रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, जॉन रॉल्स की जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और एक बुक लिखते हैं, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। और ये बुक है 1974 की, और इस बुक में वो एक थ्योरी देते हैं जिसको बोलते हैं इंटाइटलमेंट थ्योरी। जॉन रॉल्स बोलते हैं कि सोसाइटी में जो रिच पर्सन है ना, रिच पर्सन, वो क्या देगा, टैक्स देगा, ठीक है, टैक्स देगा, और इसी टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो लिस्ट एडवांटेज पीपल है ना, जो सोसाइटी में लिस्ट एडवांटेज का मतलब जो गरीब लोग हैं, है ना, सोसाइटी में, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसा। रॉबर्ट नॉजिक का है तो बोले बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, फोर्स लेबर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती, ये वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया, और इन्होंने थ्योरी दिया, बोला बिल्कुल गलत बात है भाई। ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फिलोसफी स्पेशली रिगार्डिंग द जस्टिस एंड प्रॉपर्टी राइट, इन्होंने प्रॉपर्टी एंड राइट से रिगार्डिंग बोला कि नॉजिक के अकॉर्डिंग कि पर्सन का इंटाइटलमेंट या होल्डिंग किसी भी चीज पर, किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे अगर आपको होल्ड बनाना है ना, तो वो तीन तरीके से ही हो सकता है होल्डर, ठीक है। या अगर आप प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड एक्विजिशन समझना, जस्टिस तभी कोई चीज होगा जब जब कोई चीज कोई पर्सन अपना मर्जी से दे दे, ठीक है। जैसे मेरा मोबाइल है, और मैं किसी पर्सन को बोलूंगी ले लीजिए आप मेरा मोबाइल, तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इन एक्विजिशन, यानी मैंने बिल्कुल सही तरीके से वो चीज को एक्वायर किया है, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे दिया। प्रिंस ओ नहीं सॉरी, एक्विजिशन मतलब अलग होगा, ट्रांसफर का मतलब होगा जो भी मैं डिफिनेशन, एक्विजिशन का मतलब मैं बता रही हूँ, सॉरी। मान लो कि कोई ये जमीन है, ठीक है ना, ये जमीन खाली पड़ा हुआ था, ठीक है, और तुमने क्या किया, मतलब ये बिल्कुल इसका है, जॉन लॉक के जैसा, थ्योरी के जैसा, एक्विजिशन का मतलब, तुमने इस जमीन पे क्या किया, अपना लेबर मिक्स किया, मतलब कहने का मतलब इस जमीन में तुमने एग्रीकल्चर किया, ये है ना, तो वो अब तुम्हारा हो गया। एक और एग्जांपल है, मान लो कि फॉरेस्ट ना, फॉरेस्ट से कोई पर्सन गया, लकड़ी लाया, वुड लाता है, और वुड ला के क्या करता है, चेयर बनाता है, ठीक है। चूंकि उसने खुद से लाया है लकड़ी जंगल से, लाकर उसने चेयर बनाया है, तो उसने अपना मेहनत वगैरह से बनाया है। तो ये जो एक्विजिशन है ना, इन्होंने जो लिया ना ये लकड़ी, ये जो टेबल, ये इनका जस्ट प्रिंसिपल से लिया हुआ टेबल है, इनसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपना खुद से बनाया है, ये खुद से गए जंगल, जंगल से जाके लकड़ी लाया, टेबल बनाया, तो ये इनका एक्विजिशन है,
प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एक्विजिशन। तो इस तरह का से अगर कोई चीज़ लेता है सोसाइटी में तो वो सही है, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन खुद से पैसा कमाता है, खुद से ये करता है, तो वो ठीक है, एक्विजिशन है। और दूसरा ट्रांसफर, अगर कोई पर्सन अपने मर्जी से कोई चीज़ दे देता है, जैसे मैं भी बोली कि मैं अपना मोबाइल किसी पर्सन को बोली ले लीजिए आप मेरा मोबाइल, तो वो गलत नहीं हुआ, वो सही प्रिंसिपल है जस्टिस का। तो सोसाइटी में जो प्रिंसिपल होना चाहिए ना, जैसे जॉन रॉल्स बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, सोसाइटी में या तो एक्विजिशन जस्टिस होनी चाहिए, या तो जस्टिस ट्रांसफर होना चाहिए, या प्रिंसिपल ऑफ रैटिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस होना चाहिए। देखो लास्ट में इनजस्टिस ऑफ रैटिफिकेशन मतलब क्या, अगर तुम फ्यूचर में कोई चीज़ गलत तरीके से ले लियो, मान लो कि तुम क्या की हो, जैसे तुम देखी होगी बहुत, जैसे रेलवे की जमीन होता है तो लोग उस पे अपना घर बना लेते हैं, है ना। तो ये जॉन रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि अब तुमको जाके पुलिस को बोलना पड़ेगा तुमको कि ये जो मैं जमीन लिया हूँ ना रेलवे का लिया हूँ, और पुलिस तुमको लॉ कर देता है कि कोई बात नहीं रहो, या गवर्नमेंट लॉ कर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने क्या किया, तुमने जिस चीज को इनजस्टिस तरीके से लिया ना उसको रेटिफिकेशन कर लिया, ठीक ना। या कोई पर्सन क्या हुआ, मोबाइल चोरी कर लिया, ठीक है, तो उसको जाकर क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी को ये बताना पड़ेगा पुलिस को और उस पर्सन को भी कि मैंने आपका मोबाइल फ्यूचर में चोरी किया था। तो वो पर्सन बोलेगा, अगर उसको लेना होगा तो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो बोलेगा रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये क्या हुआ, आपने जिस तरीके को इनजस्ट तरीके से लिया है उसको आपने रेटिफिकेशन कर लिया। तो सोसाइटी में अगर कोई चीज, कोई इंसान एक्विजिशन तरीके से लेता है, या ट्रांसफर तरीके से लेता है, या इनजस्टिस तरीकों को जाके इनजस्टिस लिए हुए सामान को रेटिफिकेशन कर लेता है, तो इस तरह से अगर सोसाइटी में ये तीन जस्टिस है तो नहीं, सोसाइटी में जस्टिस है, ठीक है। और रॉबर्ट नॉजिक जो है ना मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि स्टेट यहाँ पे कम से कम इंटरफेयर करेगा, बस इतना करेगा कि लोगों को सिर्फ नाइट वॉचमैन की तरह देखभाल करेगा बस। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक प्रिंसिपल जहाँ पे ट्रांसफर होगा कुछ भी, जस्टली एक्वायर्ड कैन बी फ्रीली ट्रांसफर होगा, कुछ भी ट्रांसफर होगा, कुछ भी हो सकता है, ये गलत है। जस्ट कैन एक्वायर बोला कि कुछ चीज को भी एक्वायर कर सकता है फ्रीली, कुछ भी ले सकता है, अभी मैं बोली कि नहीं, कुछ नहीं ले सकता, अगर कोई पर्सन अपने मर्जी से देगा तब। एक प्रिंसिपल ऑफ इनिशियल एक्विजिशन एंड a count of how people come to initial own of thing which can be transferred in accordance with, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो इक्विजिशन से अकाउंट, जैसे लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में ही कोई चीज को दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ये भी गलत है, यहाँ वाला मैं बता रही हूँ। ए प्रिंसिपल ऑफ फाइनल एक्विजिशन क्या बोल रहा है कि अकाउंट ऑफ हाउ पीपल कम टू फाइनली ऑन द थिंग विच हैव ट्रांसफर इन अकॉर्डेंस विद वन, एक मिनट रुक जाओ। बोल रहा है कि देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे फाइनल लिखा और यहाँ पे इनिशियल लिखा, यही से ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। बोला कि एक प्रिंसिपल सिर्फ स्टार्टिंग में ही एक्विजिशन करना, मतलब एक्विजिशन तरीके से लेना है, ठीक है। और एंड अकाउंट ऑफ, कैसे लोग जो है ये इनिशियली चीज को अपना चीज बना लेंगे क्योंकि ये ट्रांसफर हुआ उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोला कि सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको, मैं गलत कर रही हूँ, ये गलत है, ये गलत है, फाइनल नहीं होगा, एक मिनट, इसीलिए तो मैं गलत कर रही हूँ। ये फाइनल नहीं, फाइनल एक्विजिशन नहीं है, तो फर्स्ट है ना इनिशियल में, सबसे पहले तुम एक्विजिशन करो, और दूसरा में तुम क्या करो कि तुम जो ये ट्रांसफर करो, और तीसरा में तुम क्या करो कि तुम इनजस्टिस चीज को रेटिफिकेशन कर दो, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर व्हाट एवर जस्टली एक्वायर द फ्रीली, क्या चीज तुमको ट्रांसफर किया गया, हाँ मैं अपने मर्जी से किसी को दे दी हूँ फ्रीली, तो ये सही है, सॉरी ये सही है, ठीक है। और नॉट मांगा था ना, मैं देखी नहीं थी, ये सही है। एक प्रिंसिपल जहाँ पे ट्रांसफर किया गया है कुछ भी, जस्टली एक्वायर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर किया गया है, मतलब कोई पर्सन अपने मर्जी से कोई चीज दे दिया, जैसे मैं मोबाइल दे दी, तो ये हो गया ये हो गया 2 नंबर वाला प्रिंसिपल, ठीक है। एक इनिशियली तुमको तुम एक्विजिशन ले रही हो, मतलब कोई चीज को तुमने जमा किया है, जमा कैसे, तुमने लकड़ी लाया बनाया है ना टेबल को, पूरा लोग कैसे अपने अकाउंट से है ना इनिशियली अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर करे, ये चीज को कैसे ले रहे हैं, ये खुद से जाके जाके पहले चीज जमा करे, लकड़ी ला रहे हैं, है ना, उड़ जाके लाए, ठीक है। और ये 1 नंबर हो गया, उड़ लाते हैं, उड़ ला के उसको बना रहे हैं, फिर और भी सारा चीज इसमें लगा होगा, है ना, किल वगैरह जो होता है वो सब लगा होगा, सब ला कर पहले उसको जमा करते उसके बाद बनाते, तो अभी ये इनका प्रोपोज, अब इनका हो गया, इन्होंने अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया, ये मेरा चीज हो गया। बोला फाइनल एक्विजिशन है, नहीं फाइनल वाला तो ये वाला है ना कि प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, हाँ ये बिल्कुल सही है कि आपने कोई चीज को गलत तरीके से लिया है तो आपको क्या करना है, अगर उसको अपने उस पर होल्ड बनाना है तो उसको आपको
जस्ट तरीके से जाके फिर एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ बोला कि अगर आपने दे अनजस्टली एक्वायर किया है या किसी चीज को ट्रांसफर किया है, तो आपको उस इनजस्टिस को रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो सारा ही सही है। ये प्रिंसिपल 2 है, ये प्रिंसिपल 1 है, ये प्रिंसिपल 3 है। बाकी फाइनल एक्विजिशन नहीं होगा, इनिशियल एक्विजिशन होगा, स्टार्टिंग में एक्विजिशन होगा, है ना। पहला प्रिंसिपल बोला कि आपका प्रिंसिपल जस्टिस में एक्विजिशन होना चाहिए। आपने खुद से कोई अपने मेहनत को लेबर थ्योरी लगाकर, है ना, अपनी मेहनत को जमा कर कर, जैसे तुम क्या कर रही हो, तुमने हार्ड वर्किंग की ना, तो इस तरह तुम अपना काम को ही अपना अकाउंट बना ली, है ना। या कोई इंसान क्या करता है, बैंक में पैसा रख रहा है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके 5,000 10,000 करके, तो वो क्या कर रहा है, अपना अकाउंट्स बना रहा है। तो उसका मेहनत का पैसा तो वो खुद है, इन्होंने उससे खुद से एक्विजिशन किया, क्योंकि वो अपनी मेहनत का पैसा बैंक में जमा किया, ठीक है। फाइनल एक्विजिशन नहीं है। फाइनल में क्या है, फाइनल तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस है, याद रखना, ठीक है। इसलिए वो गलत हुआ। अरे ये तो आंसर आ गया। चलो मैं दिखा देती फिर भी। इंडिया में कौन सा विच कंट्री इंडिया साइन द डिक्लेरेशन टू प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ हार्मोनियस वर्ल्ड ऑफ ड्यूरेबल पीस कॉमन प्रोस्पेरिटी थ्रू द डेवलपिंग द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पीस एंड। किस कंट्री के साथ यूएन जो है, सॉरी इंडिया जो है ना, अपना हार्मोनियस रिलेशन, पीस रिलेशन के लिए डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक और कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए साइन करता है। देखो, यूके के साथ हम लोग का ऐसा पंगा है नहीं, हम लोग ऐसा कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं की है। यूएस के साथ भी हम लोग कोई पीस नहीं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर सिविल डील साइन किए हैं। जापान के साथ भी हम लोग ऐसा, हम लोग को इनके साथ लड़ाई ही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है। तुम लोग देखो, हम लोगों को लड़ाई चाइना के साथ होता है, इसलिए हम लोग को चाइना के साथ बार बार डिक्लेरेशन साइन करना पड़ता है। अच्छा ये तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ, रुक जाओ। हाँ ये करो, ये करो। 25 आया ना, 76 क्वेश्चन, 74 हो गया, 25 का मैं आंसर लेके चलूंगा। 26 का भी वही प्रॉब्लम। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर 4। बताओ सुषमा, ये लक्ष्मी। देखो ये तो हम लोग उस दिन पढ़े ना मेरी पाकट फॉलोअर में, कि कॉन्फ्लिक्ट के बिना सोसाइटी या पॉलिटिक्स इनविटेबल है। कॉन्फ्लिक्ट के बिना इंसान रह ही नहीं सकता है। ठीक है, आरती तुम्हारा आंसर सही था, बिल्कुल सही। द यूज ऑफ वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी एलिमिनेट बाय प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एज वायलेंस। बोला क्या, अगर आप वायलेंस के लिए यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करना है, तो आप वायलेंस नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच एज वायलेंस। तुमको अगर कॉन्फ्लिक्ट को हटाना है, तो तुम वायलेंस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तुम सोचोगे कि मैं वायलेंस से कर कर, मतलब प्रोटेस्ट कर कर, है ना, इस तरह कर कर, और प्रोटेस्ट में वायलेंस यूज करेंगे। प्रोटेस्ट दो तरीका से होते हैं, एक पीसफुल, और यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे वायलेंस वाला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। तो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तो इस तरह से तुम सोचोगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, तो नहीं होगा, मतलब खत्म हो जाए, नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। नॉन वायलेंस एक्शन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेथड। बोला कि नॉन वायलेंस मेथड का 3 मेथड है। प्रोटेस्ट करो, प्रोटेस्ट करो, ठीक है। मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या बोला, प्रोटेस्ट करो। यहाँ पे साफ लिख दिया कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट सच ए वायलेंस। तुम प्रोटेस्ट कर रही हो, प्रोटेस्ट में तुम वायलेंस यूज कर रही हो, ठीक है ना। यहाँ पे साफ लिख दिया प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस, ठीक है ना। तुमको अगर नॉन वायलेंस एक्शन में 3 तरीके आते हैं, एक तो प्रोटेस्ट, एक परसुएशन। परसुएशन के मतलब क्या, कि तुम लोगों को अपने तरफ क्या करना, अट्रैक्ट कर लेना। और तीसरा हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारा ही तुम्हारा क्या है, नॉन वायलेंस है, ठीक है, नॉन वायलेंस है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, या तो प्रोटेस्ट करना या नॉन कोऑपरेशन कर लेना, परसुएशन करना। नॉन कोऑपरेशन कौन यूज किया था, गांधी जी यूज किए थे, है ना, बिल्कुल पीसफुल तरीके से गांधी जी वाला मेथड यूज करना। नॉन वायलेंस का मतलब है प्रोटेस्ट, परसुएशंस, नॉन कोऑपरेशन और वैलेंट इंटरवेंशंस। नॉन वैलेंट इंटरवेंशन, ये तीनों ही क्या है, नॉन वैलेंट। तुमको प्रोटेस्ट करना है, करो,
लेकिन नॉन वायलेंट यहाँ पे लिख दिया अगर तुम प्रोटेस्ट कर रही हो लेकिन जैसे वायलेंस तरीके से कर रही हो तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकती हो। नॉन वायलेंस तरीके से हो सकता है, ये नॉन वायलेंस 3 तरीके से, जैसे तुम प्रोटेस्ट करो लेकिन ये प्रोटेस्ट बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं वायलेंस तरीके से, तो इस वजह से बोला कि ऐसा प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं खत्म होगा, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। यूजेस ऑफ नॉन वायलेंस, तुम नॉन वायलेंस मेथड को यूज करो, ये एक गारंटी ऑफ सक्सेस है। जरूरी नहीं कि हम नॉन वायलेंस यूज करेंगे एकदम सक्सेस होगा ही, बताओ पहले ये जरूरी है? यहाँ क्या लिखा है? यूज ऑफ नॉन वायलेंस मेथड इज गारंटी ऑफ सक्सेस? नहीं भाई, कभी कभी इंसान इंसान को वो मेथड यूज करना पड़ता है वायलेंस वाला, तभी गवर्नमेंट बात मानती है। ठीक है, तो इस वजह से तुम्हारा ए बी सी आंसर हो गया। इसका मैं आंसर ला दी हूँ, सॉरी मैं बहुत ज्यादा ये हूँ, एक बार फिर भी देख लो। बोला करेक्ट लिखना, हालांकि आरसी बता दी थी, इसको ये वाला पता था। तुम भी बता दी थी सुजू लक्ष्मी, तुम भी को ये तुम लोग दोनों ही क्लास की थी ये वाला। 1950 में 1 अप्रैल 1950 में इंडिया और चाइना का डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ। मैं पहले ही जब पढ़ाई थी इंडिया और चाइना में तो मैं बोल दी थी कि 1950 इंडिया प्लस चाइना में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ है वो 1950 का पीरियड है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू नेवर विजिट, कभी नहीं विजिट किए, आराम से कर ली थी, कभी विजिट नहीं किए हैं। ये तो बी ऐसे गलत हुआ, तो बी गलत हुआ तो ये भी हट गया। एक फेज ऑफ द इम्प्रूवमेंट बायलेटरल रिलेशन बिगिन 1982 में, बिल्कुल 1982 में जब राजीव गांधी गए थे, याद है? तो एक फेज स्टार्ट हुआ था बायलेटरल रिलेशन वाला। हाँ वही तो, राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट चाइना 1983, जबकि 1998 है, गलत हो गया ये। मैं सारा ही याद कराई हूँ, राजीव गांधी 1988 में गए थे चाइना विजिट, तो ए और सी सही होगा सिर्फ, बिल्कुल सही। राजीव गांधी बोला 1993 में गया, बिल्कुल भी नहीं, 1998 में गया था राजीव गांधी, 1993 तक तो बचा रखा। ये करो, मैं पढ़ाई तुम लोगों को ये वाला, आरती को पढ़ा हुआ है, मे बी सुषमा को ना हो, लेकिन फिर भी पढ़ो, देखो आंसर सवाल हो जाएगा। 1991। ओके, बोलो। हाँ, 1991। ठीक है, सही बोली, आ जाओ यहाँ पे, मैं एक बार पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, अगर तुमसे पूछे कि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कौन से कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ है, सिटीजन चार्टर, सॉरी, सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कौन से कंट्री में आया है, तो यूके में आया है। किसने लाया है, तो जॉन मेजर ने लाया है। और जॉन मेजर जो थे वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के लीडर थे। ये 1991 में आई। क्वेश्चन क्या बोला देख लेंगे, कौन सी पहली ऐसी कंट्री है जहाँ पे पहले तुम्हारा सिटीजन चार्टर आया, तो बिल्कुल भाई कौन सी कंट्री, यूके है, 1991 में आई थी। किसने लाया था, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जॉन मेजर, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1998 में देख लो, यहाँ पार्टी है कंजर्वेटिव, फिर जब गवर्नमेंट लेबर पार्टी आती है, वहां पे यूके में दो ही पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो जब तुम्हारा कंजर्वेटिव पार्टी थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर थे, तो इन्होंने लाया था यूके में सिटीजन चार्टर। लेकिन 1998 में क्या हुआ कि वहां पे फिर से सिटीजन चार्टर को रीलॉन्च किया गया और सिटीजन चार्टर का नाम चेंज करके रख दिया गया फर्स्ट सर्विस। और ये किसने किया, टॉनी ब्लार ने किया। टॉनी ब्लार लेबर गवर्नमेंट से थे, लेबर पार्टी से थे। मैं क्या बोलूँगा, दो पार्टी, एक तो लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी से निकले टॉनी ब्लार, और टॉनी ब्लार ने क्या किया, बोला कि जो सर्विस फर्स्ट होगा, अब सिटीजन चार्टर का नाम अब सर्विस फर्स्ट होगा। इंडिया में 1997 में सिटीजन चार्टर आया है, ठीक है। याद करो एक बार, तुम लोग मुझे बताओ तो, रिकॉल करो तो, इंडिया में सिटीजन चार्टर कब आया है, 1998। और पूरे वर्ल्ड में कब आया है, 1991। कौन सी कंट्री में आया है, हाँ, यूके। यूके में। यूके। इसको रीलॉन्च कब किया गया, 1997। 1998, 1998 इंडिया में आने से पहले, 1998, ठीक है। किसने किया, मेजर जॉन। नहीं, टॉनी ब्लार, यही तो गलत हो गया था ना, टॉनी ब्लार। टॉनी ब्लार, ठीक है ना, टॉनी ब्लार। और लाया पूरे वर्ल्ड में जो पहला बार जो आया, यहाँ पे किसने लाया, 1981 में यूके में सिटीजन चार्टर को किसने लाया, जॉन मेजर, मेजर जॉन। जॉन मेजर, ठीक है, जॉन मेजर, ठीक है, याद रखो जॉन मेजर।
1991 में यूके में सिटीजन चार्टर आता है और इसको लाते हैं जॉन मेजर, ठीक है। लेकिन इसको फिर से रीलॉन्च किया जाता है 1998 में, और ये रीलॉन्च कौन करते हैं, टॉनी बिलार, ठीक है। और इंडिया में 1997 में सिटीजन चार्टर जो है हुआ था। ये क्वेश्चन करो 79। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4। हाँ बिल्कुल सही। देखो भाई, एक्सट्रीम फेडरलिज्म किसका है, पॉल एप्लीबी का है। ऐसे याद कराए थे कि जो एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब, और सेब बिल्कुल ही सड़ा हुआ है, एक्सट्रीमली सड़ा हुआ है। एक और 4 ये है और एक और 4 ये बात काट दो। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि केसी वैरे, कॉजी फेडरल केसी वैरे, यहाँ से मैंने मिल रहा कॉजी और वैरे, तो कॉजी वैरे मतलब काजी, कॉजी फेडरलिज्म कौन बोलता है, केसी वैरे। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मैं बताई थी, मॉरिस जॉन जो है वो बार्गेनिंग करते हैं ना, इंडिया में कोई भी सामान लेने जाते तो बार्गेनिंग करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म गॉर्विन ऑस्टन का है, बिल्कुल हो गया। बाकी एक्सप्लेनेशन है, तुम लोग देख लेना। देखो कुछ कुछ मैं क्वेश्चन का आंसर लिखा है, बहुत गलत की हूँ। द पर्सन पॉलिटिकल रिजीम सेंट्रल एशिया, अच्छा एक बार देख लो। बोल रहा है कि पर्सन सेंट्रल एशिया में है ना, अभी पर्सन रिजीम है जहाँ पे रिपब्लिक ऑफ, जैसे यहाँ पे सॉरी मैं बता रही, सेंट्रल एशिया का जो ताजिकिस्तान है वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है। सिंपल क्वेश्चन, किस टाइप की पॉलिटिकल रिजीम है, या किस टाइप की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे सिविलियन डिक्टेटरशिप है, ना तो मोनार्की है, ना तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ना तो डेमोक्रेसी, बल्कि सिविलियन डिक्टेटरशिप है। कहाँ पे, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। ये करो। ऑप्शन 3। ऑप्शन 4। नहीं, ऑप्शन 2 हुआ। व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फिलोसफिकल इनार्किज्म, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्या ये लेके बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट चलाओ, यहाँ पे इसका होगा एक्सप्लेनेशन, पहले पढ़ लेते हैं। इनाक्रेटिज्म जो होते हैं वो विदाउट ऑथोरिटी को पसंद करते हैं, ठीक है ना। इनका मेन आर्ग्यूमेंट होता है, फिलोसफिकल इनार्किज्म जो होते हैं उनका एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होता है पॉलिटिकल ऑथोरिटी और स्टेट के लेजिटमेसी को लेकर। बोले स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है उसको रिजेक्ट करते हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते हैं। ये लोग सपोर्ट करते हैं क्लासलेस को, जितने भी एनआरकी है ना, गांधी जी जैसे होंगे, कि गांधी जी इसको सपोर्ट करते थे। और गांधी जी को फिलोसफिकल इनार्किज्म भी बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि जितने भी इनार्किज्म होते हैं ना, वो बोलते हैं हम लोगों को क्लासलेस सोसाइटी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए। नो स्टेट हैज़ अ लेजिटिमेट ऑथोरिटी, स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑथोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल ऑटोनोमी होगी, ठीक है। इंडिया में गांधी जी को बोला जाता है फिलोसफिकल इनार्किज्म, और इनार्किज्म जो होता है वो सोसाइटी सिटी को नहीं पसंद करता है, वो लोग ज़्यादातर स्टेट को ही पसंद करता है, मतलब स्टेट लेड सोसाइटी जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो, स्टेट लेड सोसाइटी हो, क्लास जहाँ किसी तरह का डिस्क्राइमिनेशन ना हो, ठीक है, डिस्क्राइमिनेशन ना हो, ये सब इनार्किज्म वाले पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आंसर, मेन डिबेट किसको लेके होता है कि हाँ स्टेट को ज़्यादा पावर नहीं देंगे, ठीक है, दैट नो स्टेट, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो ये बात नहीं बोलते, बोलते हम लोग स्टेट को पावर ही नहीं देंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट फिलोसफिकल एनार्किज्म का कि वो लिबरल प्रिंसिपल के अपोज है, तो बिल्कुल भी नहीं, वो लिबरल प्रिंसिपल के अपोज नहीं है। और जितने भी स्टेट है वो एग्जिस्ट करेंगे म्यूचुअली, जितने भी स्टेट एग्जिस्ट करेंगे एंड म्यूचुअल कॉपरेशन। मेन आर्ग्यूमेंट पूछ रहा, मेन आर्ग्यूमेंट इनका यही है कि हम लोग स्टेट को पावर नहीं देंगे। ये लोग मेन सपोर्ट करते हैं क्लासलेस सोसाइटी को, स्टेट लेड सोसाइटी को, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि अगर सोसाइटी होगा या स्टेट होंगे, तो ये क्या होगा कि लोगों का जो ऑथोरिटी है ना वो छीन लिया जाएगा, ठीक है, फिर पावर कुछ लोगों के पास चली जाएगी। कर लोगी तुम लोग आराम से।
अभी मैं उस दिन पढ़ाई कुछ कुछ बुक तो पढ़ा हुआ था। ऑप्शन 3। बोलो आरसी। हाँ देख रहे हैं। ठीक है ओके, देखो कोई बात नहीं, देखो कैसे 3 तुम। नंबर। हाँ, नहीं लग रही है। ये देखो मैक्स वेबर वाला मैं कराई थी। एक मिनट, कितना नंबर बोली तुम लोग? 3 नंबर बोली ना, मैं देख रही हूँ। ए का 2, प्रेजेंट डायरी तो बहुत ये है ना, ए का 2 एक ही जगह मिलेगा। बी का 4, सी का 1 ऑन ह्यूमन कंडक्ट, मैक्स वेबर का 3। ये पढ़ाई भी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पढ़ा हुआ बुक है तुम लोगों का, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट बोलने दो उसके, लक्ष्मी बोलो। ऑप्शन 2। हाँ बिल्कुल भाई, क्या इन्होंने 7 टैप के रिवोल्यूशन के बारे में बात किया था? बिल्कुल बात किया था। पाटिल डेमोक्रेसी जयप्रकाश, जीपी का है, जयप्रकाश नारायण का है। तो बी हटा दो, बी हटा दोगे तो आंसर बन जाएगा। बाकी सही 4 पिलर के, क्या उन्होंने 4 पिलर नहीं दिया था? उन्होंने दिया था 4 पिलर, तो ये डी भी हटा दो, तो ए सी आंसर हो गया। महात्मा गांधी, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में हमेशा डिबेट होता है। किस चीज को लेकर डिबेट होता था देख लो। सॉरी क्या बोला कि किस चीज को लेकर नहीं होता था? किसको लेकर 4 नहीं होता नंबर था? कौन सी चीज पे नहीं होता? हाँ, किस चीज पे नहीं होता है? कॉलोनियल रूल लेके कॉलोनियल नहीं। रूल। कॉलोनियल रूल से तो ये भी चाहते थे कि फ्रीडम मिले, और रविंद्रनाथ ये तो कॉमन था। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर होता था, नेशनलिज्म को लेकर, स्पिनिंग व्हील जो चक्रा है इंडिया का, उसको लेके होता था, ये सब बात को लेके होता था। कॉलोनियल रूल से फ्रीडम तो दोनों ही चाहते थे, है ना। ये मैं पढ़ाई हूँ कि नहीं पढ़ाई हूँ, लेकिन आरसी तुमने तो पढ़ा हुआ है ना कि कैसे कैसे होता है। चलो बता दो, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर 2। बोलो सुषमा की मैं बताऊं? ये लक्ष्मी, सॉरी। बताइए। देखो लक्ष्मी क्या हुआ, तुम्हारा ना डेमोक्रेसी जो है ना वेव में आया, डेमोक्रेसी वेव में आया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तुम्हारा आया फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी, तो तुम्हारा पहले आया फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में जितनी कंट्री तुम्हारी, फर्स्ट वेव में बहुत सारी कंट्री जो है ना, वो तुम्हारा डेमोक्रेसी हुई। लेकिन फिर बहुत सारा कंट्री फिर से पीछे चले गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। तो जब रिवर्स हुई तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट रिवर्स, फर्स्ट रिवर्स वेव, ठीक है ना। फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी आई, लेकिन फिर वो रिवर्स गई। मतलब तुम देखी होगी कि जब फर्स्ट वेव आई उसके बाद जो तुम देखी होगी इटली, हम्म इटली हो गया तुम्हारा, जर्मनी हो गया, वो लोग डेमोक्रेसी था। लेकिन जब हिटलर आया, मोसोलिनी आया, तो वो लोग फिर से डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया था, तो चेंज हुआ ना। तो वही बोला कि फर्स्ट वेव में इतनी मान लो कि कुछ कंट्री जो है वो तुम्हारा डेमोक्रेसी हो जाती है, लेकिन फिर रिवर्स हो जाता है, फिर डेमोक्रेसी का जो आंकड़ा था ना वो कम हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। डेमोक्रेसी का आंकड़ा जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, याद रखना। फर्स्ट वेव डेमोक्रेसी का आंकड़ा जब आया, तो जैसे यूएसए, यूके है, और जर्मनी, इटली, ये लोग क्या था, डेमोक्रेसी। लेकिन जब वापस हुआ तुम्हारा, जब रिवर्स हुआ, तो इटली, एक मिनट रुक जाओ, इटली हो गया या फिर तुम्हारा जर्मनी हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, डिक्टेटर हो गया, है ना, तो रिवर्स हो गया। बोलो उसके बाद फिर आया सेकंड वेव डेमोक्रेसी, फिर आया वर्ल्ड वार 2 के बाद, उसी टाइम फिर आया सेकंड वेव डेमोक्रेसी। जब सेकंड वेव डेमोक्रेसी आएगा तो फिर रिवर्स होगा, तब तो थर्ड आएगा, फिर रिवर्स हुआ, फिर रिवर्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी होगा, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट वेव। तो फर्स्ट वेव जब आया तो फिर रिवर्स भी हुआ, तो रिवर्स हुआ। फिर आया सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, फिर रिवर्स हुआ, तो देख लो रिवर्स हुआ। फिर आया थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। अब थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो रिवर्स गया, ठीक है, बस इतना ही हुआ है। पहले फर्स्ट वेव आया, फिर रिवर्स आया, फिर सेकंड वेव आया, फिर रिवर्स आया, फिर थर्ड वेव आया,
ठीक है, इस तरह से बैठाना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बैठाना था। 11 सितंबर। क्या बोल रहा है 11 सितंबर में? अच्छा बोलो लक्ष्मी, तुम अगर बोलना चाहोगी तो मैं आरसी का बोल रही हूँ। हाँ दी ऑप्शन 2। चलो, द इवेंट लीड जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब थे तो फॉरेन पॉलिसी में एक चेंजिंग मिला, और वो चेंजिंग किसकी वजह से मिला था? 11 सितंबर 2001, 9/11 की वजह कर चेंजिंग मिला था। इन्होंने बोला कि अब हम मेरा जो फॉरेन पॉलिसी होगा या मेरा जो पर्पस होगा, इनिशिएटिव होगा, वो होगा वार एंड टेरर। हमको अब टेररिज्म के साथ लड़ना है। तो यहाँ पे यही बोला है कि विच इवेंट, कौन सा इवेंट है जिसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने फॉरेन पॉलिसी को ट्रांसफर किया, और बोला ये जो पॉलिसी ये पूरा ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन इंटरवेंशन होगा। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, वार एंड टेरर, सभी सारे कंट्री को इनवाइट किया था कि कौन कौन कंट्री मेरे साथ है, जो ये भी बोले कि जो मेरे साथ है वो आ जाओ, ठीक है। और जो नहीं है, जो ये बोलेगा कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं उसको भी अपने अगेंस्ट मानूंगा। यहाँ पे जॉर्ज बुश बोलते हैं कि मेरा फॉरेन पॉलिसी है वार एंड टेरर, और मेरे साथ कौन कौन है, ठीक है। और ये किसकी वजह से बोला गया था? 9/11 की वजह पर। 9/11 का तुम लोग जानती हो है ना, 9/11 पढ़ाने की जरूरत नहीं मुझे, 9/11 है ना। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर कोई कंट्री ये भी बोले कि मैं न्यूट्रल हूँ तो मैं उसको भी नहीं मानता, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। जो आके मेरा साथ देगा टेरर को हटाने में, मैं उसके साथ हूँ, वो मेरा एलाइन, ये फ्रेंड रहेगा, ठीक है। जो बोलेगा कि मैं न्यूट्रल हूँ वो मेरा फ्रेंड नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3। और लक्ष्मी तुमको नहीं पता है ना, मैं बता देती हूँ, ठीक है ना, लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। एक बार वीडियो देखना तुम लोग जाके बार बार। हाँ, मैक्स वेबर, एल्टन मायो, विलुगवाई और डेविड स्टर्न। नाम न्यू है, डेविड स्टर्न को रख लो न्यू में। आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन करो, मैं फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी। बैलेंस ऑफ पावर को किसने क्वाइन किया था? अर्नेस्ट हस, ऑप्शन 2। बिल्कुल, अर्नेस्ट जो हैक है, इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर को क्वाइन किया था। याद कर लो, बैलेंस ऑफ पावर को क्वाइन किसने किया था? तो अर्नेस्ट बी हैज ने किया था, है ना। बी आंसर होगा इसका, ठीक है, बी। चलो ये वाला कंप्लीट हो गया। मैं तुम लोगों को कल वाला पीडीएफ नहीं भेजी हूँ, भेज दूंगी, और ये वाला मैं पीडीएफ तुम लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिसंबर का भी कंप्लीट हो गया, ओके। तो मैं ये वाला बंद करती हूँ, मैं दूसरा स्टार्ट कर दूँ। अभी टाइम है ना, इसलिए तो मैं थोड़ा क्लास लेट में ज्वाइन की थी, तो कम से कम ये वाला करो। देखो अब जो स्टार्ट हुआ है देख लो, ये फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का नहीं बना, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का लाऊंगी, सेकंड शिफ्ट का पहले कर लो। दिसंबर हो गया, अब दिसंबर का फरवरी, सॉरी 2023 का फरवरी का है ना, फरवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं लाऊंगी, पहले ये कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या बोल रहा हूँ? ऑप्शन नंबर 2। बोलो लक्ष्मी, अगर हाँ दी ऑप्शन 2 क्लास की। लास्ट की, चलो एक 2 नंबर बोलो। क्वेश्चन अच्छा से देखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रीफेस किसने लिखा? प्रीफेस, जेन पॉल सात्रे, ऑप्शन 3। रिच ऑफ द अर्थ। बोलो लक्ष्मी, तुम बोलो। हाँ दी ऑप्शन 3। अच्छा, इसका लास्ट की नहीं होगा, और इसका राइट और व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम, तुम राइट ऐसा है कि तुम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करती हो, है ना। तो ये हॉब हॉज बोलते हैं, ठीक है, लास्ट की नहीं, हॉब हॉज होगा इसका आंसर। कि राइट और व्हाट वी मे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर। राइट का मतलब है कि क्या हम लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरे हमारे बारे में क्या कर रहे हैं, तो ये राइट हॉब हॉज का ये है, लास्ट की का नहीं है, ठीक है। हाँ, जेन पॉल सातरे बिल्कुल सही बोली। ए बाप रे, बहुत गलत काम हो गया। आंसर आ जाएगा ना। देखो, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। जॉन रॉल्स।
The John Ross. बस बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स इज वार विदाउट ब्लड सेड, जल्दी से बता दो ये किसका? Mao. माओ जेदांग। Mao. हाँ, Option 1. Option 1. ब्लड आएगा माओ जेदांग हो जाएगा। कोटेलिया कहाँ का टॉट करता था, मतलब कहाँ पे पढ़ाता था ये बता दो। Takshila. Option 1. Takshila. बिल्कुल, देख लो ये तुम्हारा सब सारा मैं आंसर लिख दी। क्वेश्चन सॉल्व करो। Nasihat for the Muslim king. Option 1. फताही जहांदारी, बोलो सुषमा, ये लक्ष्मी। फताही जहांदारी का Option मतलब 1. ये जारदीन बरनी का है, ठीक है। ये जो तुम्हारा है जारदीन बरनी का है, और जारदीन बरनी जो है फताही जहांदारी बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि नसीहा देना मुस्लिम किंग को, ठीक है। बोला ओनली वीमेन को गलत, ओल्ड पीपल को गलत, ये बिल्कुल थिंकर को गलत, किंग मुस्लिम किंग के लिए था ये। Option 3. Kabir. बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी बताओ। Option 3. Kabir. बेगमपुरा क्या है, जहाँ एक ऐसा स्टेट विदाउट सोरो, जहाँ पे कोई गम ना हो, सिर्फ हार्मोनी हो, इस तरह का स्टेट बोलते हैं कि बेगमपुर होगा। कबीर, आर्या महिला सभा, पढ़ा आई हूँ अभी। Ramabai. Pandita Ramabai. बिल्कुल पढ़ा हुआ है तुम लोगों का। बोल रहा है कौन बोलता है किंग्स इंग्लैंड, Rousseau. Option 3. बोलो लक्ष्मी, उसके बाद में समझा रही हूँ। Option 3. Rousseau. रूसो पता है क्या बोलता है, रूसो एक बार समझ लो। रूसो बोलता है, रूसो जो है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पता है क्या बोलता है, कि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पे इलेक्शन 5 ईयर में एक बार होता है, 5 ईयर में एक बार होगा। तो जब 5 ईयर में जब एक बार होता है ना, तभी लोग फ्री होते हैं, जब इलेक्शन देते हैं तब। तो इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे इलेक्शन के ड्यूरिंग ही लोग जो है ये होते हैं, क्या नाम है, फ्रीडम होते हैं। तो ये रूसो बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी बुक किसका, मैं पढ़ाई हूँ ये वाला बुक आयर में, इतना क्लू दे दिए। Option number 2. Theodore Adorno. बिल्कुल, Option हाँ 2. ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी थेओडोर एडोर्नो की है। पूरा 10 तुम्हारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, बस मैं 10 ही लाई हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे सबका एक्सप्लेनेशन है, देख लेना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा आज से फरवरी वाला स्टार्ट हुआ, जुम्मा को, कल फ्राइडे है ना, तो कल भी क्लास होगी, हाँ. ठीक है, कल भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी, क्लास नागा मत करना, क्योंकि बहुत स्पीड में मुझे तुम लोगों को कराना है।